यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसमें टॉपिक फर्स्ट है केमिकल नेचर ऑफ फूड स्टफ। फूड स्टफ होता है उसकी केमिकल नेचर मतलब खाद्य पदार्थ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड स्टफ के बारे में। खाद्य पदार्थ प्रत्येक जीवित तंत्र को ऊर्जा की प्राप्ति हेतु ऑक्सीजन एवं जल के अतिरिक्त भोजन की भी आवश्यकता होती है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित, जो भी जीवित जीव जंतु है जो जिंदा है, उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन प्लस वाटर तो चाहिए ही। इसके अलावा उनको क्या चाहिए? एनर्जी के लिए। एनर्जी किससे मिलेगी उसको? ऊर्जा के लिए उसको भोजन की या फूड की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन प्लस जल के साथ साथ उसको एनर्जी या भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक जीवित तंत्र को ऊर्जा प्राप्ति के अतिरिक्त भोजन, शरीर के ताप नियमन, ये जो फूड है वो एनर्जी तो देता ही है, उसके साथ साथ ये फूड क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी का ताप नियमन। ताप नियमन जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन। ताप नियमन करता है फूड। वृद्धि मतलब ग्रोथ, फूड से ही हमको विटामिन्स, एंजाइम्स मिलते हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी की ग्रोथ या वृद्धि होती है। सभी प्लांट्स और एनिमल्स में फूड से ही ग्रोथ और वृद्धि होती है। फिर कोशिकीय ऊतकों की मरम्मत मतलब टिश्यू रिपेयर। ऊतकों में होने वाली मरम्मत वो फूड से ही होती है। टिश्यू रिपेयर, ऊतकों की मरम्मत वो भी इसी से होती है, फूड से ही। अनेक पौधे अपने भोजन को सरल रासायनिक पदार्थों द्वारा स्वयं संश्लेषित करते हैं। पौधे होते हैं वो क्या करते
के निर्माण का कार्य करता है। फिर है, यह शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु आवश्यक होता है। भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। अगर हम भोजन नहीं लेंगे टाइम पे तो क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो स्वस्थ बनाए रखने हेतु आवश्यक है भोजन। फिर उसके बाद यह कोशिका ऊतकों की मरम्मत का कार्य करता है। क्या करता है ये? कोशिका एवं ऊतकों की मरम्मत का कार्य करता है। इसके अलावा यह शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यक पदार्थ जैसे कि हार्मोन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, भोजन क्या करता है, हार्मोन्स और एंजाइम्स जैसे पदार्थों के लिए पूर्ववर्ती पदार्थ जिनको प्रीकर्सर कहते हैं वो प्रदान करते हैं। जो बॉडी में हार्मोन्स और एंजाइम्स बनते हैं उनके लिए हमको पूर्ववर्ती पदार्थ किससे मिलते हैं? पूर्ववर्ती पदार्थ भोजन से ही मिलते हैं। तो पूर्ववर्ती जो पदार्थ होते हैं वो हमको भोजन ही उपलब्ध करवाता है। फिर यह शरीर को कम मात्रा में कुछ आवश्यक तत्व जैसे कि विटामिन्स देता है। कुछ विटामिन्स
केमिकल नेचर के आधार पर हम फूड को दो प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। मतलब ऑर्गेनिक फर्स्ट जो है कार्बनिक, किसको कहते हैं ऑर्गेनिक, और सेकंड है अकार्बनिक, जिसमें जिसको कहते हैं इनऑर्गेनिक। तो फूड को दो पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एवं विटामिन आते हैं। कार्बनिक पदार्थों में क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और विटामिन आते हैं। लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स एक्सेट्रा, ये सब इसमें आते हैं। इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थ, इसमें खनिज, लवण एवं जल आते हैं। खनिज, लवण एवं जल, ये सब किसमें आते हैं, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक मैटर में, अकार्बनिक पदार्थ में। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कैसा है कार्बनिक। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बनिक और ऑर्गेनिक मैटर हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा उत्पत्ति के स्रोतों में प्रमुख स्थान कार्बोहाइड्रेट्स का है। ऊर्जा के उत्पादन में जो प्रमुख स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। तो ये प्रमुख स्रोतों में गिना जाता है। ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इनके अंदर प्रोटीन, लिपिड, विटामिन वगैरह इनसे भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट प्रमुख स्रोतों में गिना जाता है क्योंकि इससे ज्यादा ऊर्जा हमको मिलती है, ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक सामान्य व्यक्ति के भोजन में लगभग 55 से 65% तक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सामान्य व्यक्ति जब भोजन करता है तो 55 से 65% जो उसको एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। उसके भोजन में जो तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो कार्बोहाइड्रेट से उसको जो ऊर्जा मिलती है वो 55 से 65% होती है। पौधे अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्वयं जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य की किरणों की उपस्थिति में बना सकते हैं। प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन किसके रूप में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बनाते हैं। वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्लस जल का सनलाइट की उपस्थिति में यूज करते हैं। सनलाइट यानी सूर्य की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो प्लांट्स में पाया जाता है क्लोरोफिल, हरित लवक, तो सनलाइट सूर्य की उपस्थिति के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 का प्रयोग करके वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं।
अणु इसमें पाया जाता है। तो शर्करा का केवल एक अणु इसमें उपस्थित होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड। मोनो मतलब एक, सेकेराइड यानी शर्करा, एक ही शर्करा इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको मोनोसेकेराइड कहते हैं। इनमें 3 से लगभग 10 कार्बन के परमाणु होते हैं तथा इनका जल अपघटन नहीं होता। इसमें कितने कार्बन के परमाणु होते हैं, 3 से लेके 10 तक कार्बन के परमाणु होते हैं। और इनका जो जल अपघटन है वो नहीं होता है। जल अपघटन नहीं होता। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड्स को ट्रायोजेज, उदाहरण के तौर पे ग्लिसरेल्डिहाइड एवं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसको ग्लिसरेल्डिहाइड एवं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फिर इसके उदाहरण ट्रायोजेज के, उसके अलावा टेट्रोसेस, ट्रेटोसेस, इसमें उसका एग्जांपल है इरिथ्रोलोज, एग्जांपल इसका इरिथ्रोलोज है। पेंटोजेस, ये ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, उसके बाद है पेंटोजेस। ट्रायोजेस में 3, टेट्रोजेस में 4 और पेंटोजेस में 5 कार्बन के अणु होते हैं। फिर उसके बाद पेंटोजेस के उदाहरण है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज, ऑर्बिनोज, जाइल्यूलोज, रिब्यूलोज एवं हेक्सोज। हेक्सोज के एग्जांपल या उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एवं मैनोज आदि में वर्गीकृत किया जाता है। तो ट्रायोजेस हो गया, टेट्रोजेस, पेंटोजेस और हेक्सोज, जिसके अंदर जो हमारे डीएनए आरएनए होते हैं वो आते हैं, जिसको हम डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, हेक्सोज आदि नामों से जानते हैं। सॉरी, पेंटोजेस इसमें आते हैं वो। फिर ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर श्वसन द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है। ग्लूकोज जो कि हेक्सोज में आता है, ग्लूकोज वो क्या करता है, श्वसन के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है। जैसे रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज के परमाणु छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, उससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो ग्लूकोज
इनमें विभिन्न मोनोसेकेराइड्स के अणु एक दूसरे से ग्लाइकोसाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स में उपस्थित सेकेराइड अणुओं के आधार पर इन्हें डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स एवं पेंटासेकेराइड्स आदि में वर्गीकृत किया जाता है। ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर जो मोनोसेकेराइड्स के अणु होते हैं वो कौन से बंध से जुड़े रहते हैं? ग्लाइको
सेलुलोज पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। सेलुलोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है वो पादपों के अंदर क्या बनाता है कोशिका भित्ति जिसको हम सेल